नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार और दिल्ली की एलजी पर निशाना साधा है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे आपराधिक मामलों पर केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेरा है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अफसरों के ऊपर केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा, सर्विसेज के जरिए और विजिलेंस के जरिए। तो एक तरह से केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को अफसरों के जरिए चलाना चाहती है। हमारा देश एक जनतंत्र है, भारत एक जनतंत्र है और संविधान, भारत का संविधान की मूल आत्मा यही है कि हम एक जनतंत्र हैं। जनता सरकार चुनती है और उस सरकार को काम करने के सारे अधिकार होते हैं और वो सरकार, चुनी हुई सरकार अफसरों के जरिए काम करती है। वो अफसर चुनी हुई सरकार को रिपोर्ट करते हैं। ये शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि अब अफसर जो है वो चुनी हुई सरकार के ऊपर होंगे। क्यों? क्योंकि उन अफसरों के ऊपर केंद्र सरकार का कंट्रोल है। केंद्र सरकार उन अफसरों को कंट्रोल करती है, किसी को भी ट्रांसफर कर सकती है, किसी को सस्पेंड कर सकती है। कि अफसरों के ऊपर केंद्र सरकार का कंट्रोल है और अफसर जो है वो मंत्रियों के ऊपर बैठेंगे। तो जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में मंत्री जो है वो अगर कोई आदेश देगा तो अफसर डिसाइड करेगा कि आदेश सही है कि गलत है। अगर अफसर को लगता है कि आदेश सही नहीं है, अगर वो, तो ये बहाना मार के कि वो अफसर आदेश सही नहीं है, वो अफसर आदेश मानने से इनकार कर सकता है। सरकार कैसे चलेगी ऐसे? हम मान लो कहते हैं कि 2 स्कूल बनाने हैं, अफसर कहते हैं नहीं, इस दिल्ली में स्कूलों की ज़रूरत नहीं है। अगर अफसर लिख दे फाइल पे दिल्ली में स्कूलों की ज़रूरत नहीं है तो स्कूल नहीं बनेंगे। हम मान लो कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक 100 और बनने चाहिए। चुनी हुई सरकार कहती है, हम तो जनता में घूमते हैं, हम कहते हैं भाई जनता मांग रही है इस इलाके में करोल बाग में एक मोहल्ला क्लिनिक बनाओ। अफसर कहता है नहीं, करोल बाग में मोहल्ला क्लिनिक की ज़रूरत नहीं है, बस फिर मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनेगा। हम कहते हैं यहाँ पे पानी गंदा आ रहा है, अफसर लिख देता है पानी ठीक आ रहा है, बस पानी ठीक आ रहा है, फिर अफसर ने लिख दिया पानी ठीक आ रहा है। फिर हम कहते हैं यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है, अफसर कहता है नहीं गंदगी नहीं है, सही है, तो बस फिर सही है। तो ये अफसर को पावर दे दी। कैबिनेट जितने निर्णय लेगी, कैबिनेट मतलब सुप्रीम बॉडी, चुनी हुई सरकार की सुप्रीम बॉडी जिसमें सारे मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री उसका अध्यक्ष होता है। तो कैबिनेट जो भी निर्णय लेगी वो निर्णय सही है कि गलत है ये चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करेगा। वो 3 या 4 क्लैरिफिकेशंस क्वेश्चंस मैंने लिख के फाइल पे भेजे, वो फाइल मेरे पास फिर वापस नहीं आई। वो फाइल सीधे एलजी के पास चली गई और उस फाइल पे लिखा गया कि अथॉरिटी के 3 मेंबर में से 2 मेंबर्स की सहमति हो गई है, 1 मेंबर की सहमति नहीं है, इसीलिए इसको अप्रूव कर। तो वो तो हमेशा ही उन दोनों की सहमति है, वो तो दोनों केंद्र सरकार के ऑफिसर्स हैं और मैं ही उसमें अकेला हूँ। तो मतलब मैं अगर कोई उस मीटिंग के अंदर क्वेरी भी करता हूँ, क्लैरिफिकेशन भी मांगता हूँ, तो मेरी क्लैरिफिकेशन के जवाब भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एलजी साहब के पास उन्होंने फाइल भेजी, एलजी साहब ने लिख दिया कि ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाए, ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। मेरे पास ना ऊपर जाते टाइम फाइल आई, ना नीचे जाते टाइम फाइल आई। मेरे पास तो जब फाइल आई मैंने उस पर क्वेरी रेज की और क्वेरी के बिना जवाब दिए उन्होंने एलजी से अप्रूवल। फिर अथॉरिटी की ज़रूरत क्या यार? तो ये दिखाता है ये सारी चीज़ें हम सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। पिछली वाली जो मीटिंग थी उसमें मैंने जैसे बताया, मेरे पास फाइल आई कि इस अफसर को सस्पेंड किया जाए। मैंने कहा कि इसको क्यों सस्पेंड किया जाए, इसके लिए 3 क्लैरिफिकेशन मैंने मांगी। वो 3 क्लैरिफिकेशन का जवाब देना चाहिए था कि ये कारण है। वो 3 क्लैरिफिकेशंस के जवाब देने की बजाय उन्होंने फाइल सीधे एलजी को भेज दी कि अथॉरिटी के 3 सदस्यों में से 2 सदस्य तैयार हैं। वो दोनों तो उनके अफसर हैं अपने ही, उन दोनों ने साइन कर दिए, मुख्यमंत्री की इनको ज़रूरत ही नहीं है। जनतंत्र गया, जनतंत्र की ऐसी तैसी। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की जनता अब शिवराज सिंह चौहान को विदा करने के लिए तैयार है। उज्जैन के महिदपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और ये चौपट प्रदेश बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और ये नौजवान खड़े हैं, हमारी माताएं और बहनें खड़ी हैं, हमारे किसान भाई खड़े हैं। आज क्या हालात है हमारे प्रदेश के।
ये बड़ी चिंता का विषय है। आज शिवराज सिंह जी ने 18 साल ये चौपट राज बनाया है, चौपट राज बनाया है पूरे प्रदेश को, जहां चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट नर्सिंग व्यवस्था, चौपट उद्योग व्यवस्था, चौपट सुरक्षा व्यवस्था, चौपट राशन व्यवस्था, चौपट पंचायती राज व्यवस्था। सब सरपंच है, आज बेचारा सरपंच धक्के खा रहा है। सही बात है ये इन्होंने चौपट कर दिया। और ये चौपट सरकार, ये तस्वीर आप सबके सामने है। मैं यहाँ आके सुनता हूँ, देखता हूँ कि जहाँ अस्पताल है, अगर है तो डॉक्टर नहीं, सही बात है, डॉक्टर नहीं, खंबे हैं तो तार नहीं, तार है तो बिजली नहीं, सही बात है, ये हालात है। स्कूल हो तो शिक्षक नहीं। अभी मैं सुन रहा था कितने किलोमीटर जाना पड़ता है, और अगर पानी हो तो पानी, अच्छा पानी ना हो, कॉलेज हो तो हॉस्टल ना हो। कितने हॉस्टल है यहाँ? ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पूरे प्रदेश में सबसे कम हॉस्टल है। जो हॉस्टल थे वो भी बंद कर दिए। ये आज प्रदेश का हाल है। और शिवराज जी रोज घोषणाएं कर रहे हैं। वो आजकल मुख्यमंत्री नहीं है, वह तो अब शिलान्यास मंत्री हैं, वो पूजा करने वाले मंत्री हैं। शिवराज सिंह की झूठ आप सब समझ जाए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुस्लिम लीग बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है और आरएसएस सांप्रदायिक आज का एजेंडा नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एक एजेंडा है जो नेहरू जी के जमाने का है। ये विचार जो है वो खानदानी है, ये सोच उनकी रूहानी है। विभाजन के बाद बनी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे। वो मद्रास प्रेसिडेंसी में उस जमाने में लगभग पूरा दक्षिण भारत आता था, और मोहम्मद इस्माइल के टाइम में दक्षिण भारत की 30 में से 30 मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुस्लिम लीग ने जीती थी। जिन्ना की मुस्लिम लीग ने 1946 में जीती थी और 95% मुस्लिमों का वोट प्राप्त किया था। और मैं कांग्रेस के लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर जिन्ना को उपाधि थी कायदे आजम, तो मोहम्मद इस्माइल को उपाधि थी कायदे मिल्लत, यानी दक्षिण भारत के जिन्ना की तरह वो माने जाते थे। और इतना ही नहीं, आजादी के बाद ऐसा भी नहीं कि उनका कोई हृदय परिवर्तन हो गया था। 17 अगस्त को उन्होंने आजादी के बाद 47 में एक बयान दिया है कि उन्हें वैसे ही मुस्लिम पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए जैसे कांग्रेस ने 1916 से दिला रखे थे। अर्थात मुस्लिम्स के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं चाहिए, उसमें वोट देने का अधिकार भी सिर्फ मुस्लिम्स को होगा, जिसको लेकर संविधान सभा में सरदार पटेल ने उनकी अच्छी खबर ली थी। और उनके दूसरे नेता बी पोकर साहब, उन्होंने भी इसी चीज की वकालत की थी। तो नाम बदल लेने से कैरेक्टर नहीं बदल जाता। और मैं कांग्रेस से भी कहना चाहता हूं, गांधी जी का नाम रख लेने से वो कैरेक्टर नहीं आ जाता। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत बार ये हो गया, अनाप शनाप के उदाहरण देकर वीर सावरकर जी का अपमान करना और महात्मा गांधी जी की दुखद हत्या के साथ उन्हें जोड़ने का प्रयास करना। तो यदि उन्होंने किताब कोट की है तो मैं भी किताब कोट करके बोल रहा हूं। एक बड़े लेखक हुए हैं मनोहर मालगांवकर, जिन्होंने किताब लिखी द मैन हु किल्ड गांधी इन 1978, और उनका कोई संघ से कोई कनेक्शन नहीं था। उस किताब में वो लिखते हैं कि जब गांधी जी की हत्या संबंधी मुकदमा चल रहा था तो उनके वकील एमबी पटकर साहब को डॉक्टर अंबेडकर फोन करते हैं और मिलने के लिए बुलाते हैं। और उस किताब में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि डॉक्टर अंबेडकर को कोट करते हुए वो लिख रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि आपके क्लाइंट सावरकर पर कोई केस नहीं बनता, फिर भी उसको लेकर जबरदस्ती
उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है और कैबिनेट के तमाम सदस्य इससे नाराज हैं। मैं फिर कोट कर रहा हूं, यह हमारा वक्तव्य नहीं है, भाजपा संघ का वक्तव्य नहीं है, या मनोहर मालगांवकर ने अपनी किताब में कोट किया और वो कोई उस प्रकार के राइटर के थ्रू नहीं है जिसका जयराम रमेश जी उल्लेख कर रहे थे। वहीं विश्वविद्यालय कानून विधेयक 2022 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सोमवार को कहा कि वो विधेयक को स्वीकृति नहीं देंगे क्योंकि ये संविधान की भावना के खिलाफ है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों में राज्यपाल को कुलाधिपति के रूप में नियुक्त करने का उद्देश्य विश्वविद्यालय से कार्यकारी इंटरफेस से बचना था। विश्वविद्यालयों को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। आधे से ज्यादा विश्वविद्यालयों में कोई नियमित कुलपति नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बिल संविधान और कानून की भावना के खिलाफ है और इसे स्वीकृति नहीं दूंगा। So if you are a member of a particular organization, then you need not fight the elections. You will be declared elected. And now this recent case. So there is not one case that I should comment on that. It is for you should be more worried about this situation that the universities have been given instructions not to cooperate with the chancellor as far as the selection of the new vice chancellors is concerned. No university, half of the universities are headless today. वहीं कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में दूध की फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर की मौत हो जाने से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने मुआवजे की मांग और पार्टी प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मजदूर की मौत और हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंचे स्थानीय थाना पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। हमारे चाचा का लड़का है, ड्यूटी करने आया था, तो हुआ क्या, ये ड्यूटी कर रहा था, शाम को मुझे मिला था ये, तो इससे थोड़ी बात हुई कि यार पलक हमारे पास जरा आ जाया करो, तो ये फिर आया नहीं, तो ये जो है मिक्सचर मशीन में मसाला डाल रहा था। अभी ये ड्यूटी करने आया था लड़का, हमारे चाचा का लड़का है, ड्यूटी करने आया था, तो हुआ क्या, ये ड्यूटी कर रहा था, शाम को मुझे मिला था ये, तो इससे थोड़ी बात हुई कि यार पलक हमारे पास जरा आ जाया करो, तो ये फिर आया नहीं, तो ये जो है मिक्सचर मशीन में मसाला डाल रहा था। अभी ये JDF इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है और अकबरपुर कुंभी, यहाँ पर कल रात को मशीन में काम चल रहा था जो कि पाउडर फिल्ट्रेशन मशीन है, पाउडर फिल्टर करके निकालती है। उसमें कुछ लेबर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य कर रहे थे और उस बीच में उन्होंने उनका मतलब कपड़ा मशीन में फंसा और वो मशीन में अंदर खिंच गए। साफ़ी उनके गले में साफ़ी डाली हुई थी जो कि बिल्कुल अलाउ नहीं है कि साफ़ी वगैरह उसके अंदर प्लांट के अंदर लेकर जाना, और वो ऐसे साफ़ी लटकी हुई थी गले में और लटकने के साथ वो मशीन में वो डाल रहे थे पाउडर को फ़िल्टर होने के लिए, और जो फ़िल्टर के लिए जो अंदर मशीन में घूमता है उनने साफ़ी उलझ गई। और वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने पर बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। साथ ही कहा कि गीता प्रेस को मिले सम्मान का विरोध करना हमारी संस्कृति, परंपराओं, जीवन मूल्यों और हमारे धर्म का अपमान है। इस दौरान सीएम शिवराज ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर भी निशाना साधा। जयदयाल जी, गोविंदिका जी जैसे मैं तो बचपन से अगर आध्यात्मिक साहित्य मैंने पढ़ा तो गीता प्रेस का पढ़ा। गीता प्रेस की गीता जी और बाकी पुस्तकें पढ़ने के बाद ही अध्यात्म की तरफ हमारी एक तरह से प्रेरणा हुई। मैं गीता प्रेस का बहुत सम्मान करता हूं। अगर वो ना होती तो शायद कई धर्म ग्रंथ जनता तक नहीं पहुंच पाते। गीता प्रेस को सम्मान देने का विरोध करना यह हमारी संस्कृति का, हमारी परंपराओं का, हमारे जीवन मूल्यों का और हमारे धर्म का अपमान है। इसको जनता सहन नहीं करेगी। जो व्यक्ति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों उनको ऐसी घटिया भाषा बोलना शोभा नहीं देता। मैं देख लूंगा। चक्की पीसती है, अब क्या पीसती है? जनता को पीसा तुम्हारी चक्की ने 1.25 साल में, पिछले 1.25 साल में बाहर हो गए। अधिकारियों को डराना, कर्मचारियों को डराना, उनको धमकी देना। कौन से युग में जी रहे हैं कमलनाथ जी? अधिकारी कर्मचारी भी इंसान है, क्या उनको बेइज्जत किया जाएगा?
क्या उनको डराना और धमकाने की भाषा बोली जाएगी? प्रदेश सब देख रहा है। देखिए, गड़बड़ कोई भी करेगा, हम धर्मांतरण का कुचक्र नहीं चलने देंगे, हम गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, हम दादागिरी नहीं चलने देंगे। गुंडागर्दी करने वालों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पूरा देश याद रखे। वहीं मिर्जापुर में भीषण गर्मी को देखते हुए जिला अधिकारी दिव्या मित्तल ने मंडलीय अस्पताल का निरीक्षण किया। मंडलीय अस्पताल में बुखार पीड़ितों की संख्या बढ़ता देख जिला अधिकारी दिव्या मित्तल ने बड़े लोगों के लिए 50 बेड और छोटे बच्चों के लिए 100 बेड की व्यवस्था कराई है। इन वार्डों में एसी, कूलर सहित पानी की भी व्यवस्था की गई है। इस वक्त भारी भीषण गर्मी यहाँ पे जनपद में पड़ रही है, सब जगह पड़ रही है। उसी के क्रम में कुछ संभावित हीट स्ट्रोक के और इस तरह के जो बुखार वाले केसेस आ रहे हैं, उसी की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए मैं यहाँ जिला अस्पताल में आई हूँ। इसके क्रम में हमारे पास 50 बेड बड़ों के लिए और लगभग 100 बच्चों की व्यवस्था यहाँ पे बना ली गई है। एसी, कूलर और पानी की व्यवस्था भी यहाँ कर ली गई है। यदि और अगर पेशेंट्स आएंगे तो और व्यवस्था भी उनके लिए बनाई जाएगी। इसी के साथ साथ मैं सभी जनपद वासियों से अपील करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं भी पानी पिएं और बच्चों को भी पानी और वृद्धों को अवश्य पानी पिलाएं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि 6 माह से छोटा यदि आपका बच्चा है तो क्योंकि आप उसे पानी नहीं पिलाते हैं तो स्वयं को अवश्य अधिक पानी आप लोग पिएं। अगर प्यास नहीं भी लग रही है तो भी ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि आप ही के माध्यम से वो पानी बच्चे में जाएगा। यदि 6 माह से अधिक का बच्चा है तो आप बच्चे को लगातार ज़्यादा पानी अवश्य पिलाते रहें, क्योंकि पसीना ज़्यादा निकलने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जा रही है और पता भी नहीं चल रहा, जिसी की वजह से डायरिया और बुखार जैसे मामले जो है सामने आ रहे हैं। वह केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर मुंबई के दौरे पर गए हैं। इस दौरान उद्धव ठाकरे पर भी जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो व्यक्ति 2.5 साल अपने घर के कमरे में ही बंद रहा हो, अपने ही कार्यकर्ताओं से नहीं मिला हो, उसको सत्ता पे से निकालने का काम उसी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने तो सत्ता के लिए अपनी विचारधारा तक से समझौता कर लिया। उन्होंने कहा, बाला साहब ठाकरे अपनी पूरी उम्र भर जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उद्धव ठाकरे उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए। मोदी जी की सरकार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए पंच तीर्थ पर बल दिया है, उसका निर्माण किया है। जहां एक और मऊ, नागपुर, दिल्ली और यहां तक कि इंग्लैंड में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का म्यूजियम और मेमोरियल बनाया गया, तो वहीं पर एक ऐतिहासिक क्षण उस समय था जब मोदी जी ने 2018 में नींव पत्थर रखा था इस इंदू मिल में, एक भव्य स्मारक बनाने के लिए, एक मेमोरियल बनाने के लिए इंदू मिल में। ये भूमि भी वापस खरीदी गई और लगभग 1099 करोड़ रुपए का, लगभग 1089 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है, जहां पर लेक्चर हॉल्स भी होंगे, ऑडिटोरियम भी होगा, आउटर और इनर परिक्रमा करने का भी होंगे। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर 450 फुट ऊंची प्रतिमा भी लगाई जाएगी, जिसका 100 फुट का बेस होगा तो 350 फीट की प्रतिमा होगी। ये अपने आप में न केवल मुंबई बल्कि भारत के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। देश भर के लोग जहां भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से सीखने के लिए बहुत कुछ प्रेरित हैं, वहीं पर यहाँ पर आकर उनके इस स्थल पर दर्शन भी मिलेंगे। और यहाँ पर वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को कई कार्यक्रमों के लिए मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। वहीं इसके साथ ही वो वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस और रानी दुर्गावती गौरव यात्रा समापन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने वाले हैं। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले पर जानकारी दी। वहीं उन्होंने इस दौरान और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाएंगे। दरअसल कमलनाथ जी क्या उद्योगपति व्यक्ति हैं। पुलिस कर्मचारियों की वर्दी पर टिप्पणी करना, मैं समझता हूं कि उनको ये शोभा नहीं देता है। वो बीच बीच में समय समय पर इस तरह की अधिकारी और कर्मचारियों के बात बोलते रहे कि हम कल है, आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है। ये जो खिसियाट है ना कि हमारी चक्की, अरे कमलनाथ जी मिक्सर का जमाना आ गया, बुजुर्ग आदमी हो आप, अभी चक्की पे ही अटके हो। अब चक्की के दोनों पार्ट ही टूट लिए हैं। आप तय मान के चलो कि आपका कल आने वाला है ही नहीं।
आप वही हो जो कहते थे कि अगला 15 अगस्त को झंडा हम फहराएंगे। आप वही हो जो कहते थे विधायक दल की अगली बैठक हमारी उपचुनाव में सीएम हाउस में हुई थी। एक भी बात सही नहीं निकली आपकी, ये भी नहीं निकलेगी। मैं आचार्य जी के बयान से सहमत हूं। ये कांग्रेस पूर्वाग्रह से पीड़ित है। जयराम रमेश जी, ये गीता प्रेस जब से रामायण गीता देश के अंदर छाप रही है, जब भाजपा का जन्म ही नहीं हुआ था। लेकिन विकृत मानसिकता के लोग कभी कभी कुछ तो भी बोल जाते हैं, और इसलिए प्रमोद कृष्णन जी ने ठीक कहा है। ये इटालियन कल्चर का जो कांग्रेस के अंदर प्रवेश हुआ है ना पिछले कुछ वर्षों में, वो इटालियन कल्चर वाले समझ नहीं सकते गीता प्रेस की इस भारतीय और सनातन के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए कितनी आवश्यकता है, कितनी महत्वता है। इनकी आपत्ति सिर्फ यही है क्योंकि वो गीता और रामायण छापती है और उनकी छपी हुई हर गीता और रामायण हिंदुस्तान के हर नागरिक के मंदिर में रखी रहती है। बस यही आपत्ति है, यही तुष्टीकरण की राजनीति। हमारे सिरमौर वैश्विक नेता 27 जून को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भोपाल में आएंगे। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए गौरव की बात है। यह कार्यक्रम सकारात्मक राजनीति के लिए एक नया संकल्प और नई शक्ति प्रदान करने वाला कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के लिए समर्पित भाजपा के लाखों ऊर्जावान कार्यकर्ताओं के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी संवाद करें। एक व्यक्ति के गले में पट्टा बांध के अमानवीय कृत्य करने वालों की निंदा के लिए तो कांग्रेस के दिल्ली से लेके भोपाल तक और भोपाल से लेके गांव की चौपाल तक एक शब्द नहीं निकला। वो चचा जान आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जो उत्तराखंड और विदेश तक की घटनाओं पर तो ट्वीट करे, पर भोपाल की घटना पर एक शब्द नहीं आया आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का। वो हिंदू हूं बेवकूफ नहीं, कमलनाथ जी जो कहते थे, हिंदू का ही बेटा था जिसको गले में पट्टा बांध के भौंकने का कहा गया। धर्म परिवर्तन की बात जहां एक शब्द नहीं बोला इनने, एक ने निंदा नहीं की, और बुलडोजर चलने पे आपत्ति कर रहे हो। सारा काम विधि सम्मत हुआ है, विधि के अनुसार सरकार काम कर रही है। आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो, ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ रही है। आप कांग्रेस की मानसिकता स्पष्ट हो रही है। एक और व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, उसमें 4 लोग, अब अभी तक कुल 4 लोग गिरफ्तार हो गए। और मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि हम इस तरह की जो मानसिकता है इस मध्य प्रदेश के अंदर, उस मानसिकता को ही कुचल देंगे। दरअसल मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।